यदि आप पढ़े लिखे हो तो तलवार रख के बात करो, क्योंकि जवान वाले जवां को जवां से काटते हैं। जो पढ़ा लिखा समझदार व्यक्ति है, उसकी ताकत, उसका ज्ञान, उसकी वाणी है। वो कभी भी अपनी पढ़ाई को रट के नहीं करता, बल्कि लॉजिक और कॉन्सेप्ट से करता है, क्योंकि उसे पता है कि जब हम तर्क से पढ़ेंगे तभी हमारे जीवन में फर्क आएगा। और कॉन्सेप्ट से जब हम पढ़ते हैं तो हमारा फाउंडेशन को ये मजबूती देता है और ज्ञान का रस का आप भरपूर आनंद उठाते हैं। जय हिंद। साथियों, आज तेजी से बदलते परिवेश में विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्नों के नेचर भी बहुत तेजी से बदल रहे हैं। रिसेंट ईयर में पूछे गए इंग्लिश पेपर के क्वेश्चंस को जब आप क्लोजली वॉच करेंगे तो आप पाएंगे कि जो एग्जामिनर का फोकस है वो इस बात को टेस्ट करने पे है कि एस्पायरेंट क्या सही से हर एक वर्ड का ग्रामेटिकल क्लास जानता है, क्या हर एक वर्ड का जो स्पेशल यूज होता है क्या उसे पता है। इन्हीं पहलुओं को ध्यान में रख के आज का सेशन मैं आपको दे रहा हूं। इस कड़ी में सबसे पहले मैं उन 4 वर्ब को यहां पे रखता हूं जिसमें से, स्पीक, टेल एंड टॉक, जिसका लिटरल मीनिंग एक जैसा लगता है। जब आप क्लोजली इसको देखेंगे तब आपको पता चलेगा कि इन चारों में अंतर है, इनका एक स्पेशल यूज है। तो सबसे पहले यहां देखिए स्पीक। स्पीक का मतलब होता है बोलना। आपको चीजें अच्छे से समझ में आए इसलिए मैंने सिनोनिम भी यहां पे सही रखा है। एड्रेस करना यानी कि फॉर्मली आप जब किसी को संबोधित करते हैं, कोई भीड़ को, कोई व्यक्ति को, या आप आर्टिकुलेट करते हैं यानी कि अपनी बातों को बहुत ही प्रिसाइजली सही उच्चारण के साथ, सही एक्सेंट के साथ रखते हैं, तो हम आर्टिकुलेट करना बोलते हैं। तो स्पीक आप तब यूज करेंगे, इनमें कुछ तथ्यों को ध्यान रखिएगा कि जब सिचुएशन बहुत ही फॉर्मल हो। फॉर्मल सिचुएशन होना चाहिए, कैजुअल नहीं होना चाहिए, फ्रेंडली वे में बात कर रहे हैं तब स्पीक का प्रयोग ना करके टॉक का प्रयोग करेंगे। कोई मैटर सीरियस हो, महत्वपूर्ण हो, तब हम स्पीक का प्रयोग करेंगे। वन वे कम्युनिकेशन के लिए स्पीक का प्रयोग करेंगे। और जो लिसनर होता है, स्पीक के बाद जो हम लिसनर लगाते हैं, जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, वो आपका फेमिलियर और एक्वांटेड होना, परिचित होना बहुत जरूरी नहीं होता है। दूसरा है कि जब आप कोई लैंग्वेज में अपनी एबिलिटी को दिखाते हैं कि आई कैन स्पीक फ्रेंच, जर्मन, इटालियन, रशियन, तो इस कॉन्टेक्स्ट में भी, लैंग्वेज के कॉन्टेक्स्ट में स्पीक का यूज करना है, ना कि टेल और से का। तीसरा, इसके साथ जब लिसनर लगा हो, सुनने वाला व्यक्ति, तो आपको प्रीपोजिशन टू या विद में से कोई एक लगाएंगे। अब सवाल है कि टू लगाएं या विद लगाएं। तो जनरली हम स्पीक के साथ, टॉक के साथ टू लगाते हैं, लेकिन उन दोनों के साथ विद भी लगा सकते हैं। जब आपको होना है थोड़ा सा और फॉर्मल और औपचारिक होना है, थोड़ा और विनम्र, पोलाइट होना है, तब आप विद का भी प्रयोग कर सकते हैं, कोई गलती नहीं होगा। अब यहाँ पे सवाल को देखिए। इस प्रश्न में कहा जा रहा है कि वह कई भाषाओं को बोल सकती है, यानी भाषाओं को बोलने की एबिलिटी को दिखाना है। तो यहाँ पे हमें से का प्रयोग, टेल का प्रयोग नहीं करेंगे, स्पीक का प्रयोग करेंगे। ये तो बिल्कुल क्लियर कट आंसर आपको मिल गया होगा। और यहाँ पे जो 5 लैंग्वेजेस है वो इसका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। इनडायरेक्ट होगा तब टू लगाना है, यानी लिसनर होगा तब। जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे टू लग रहा है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो रिपोर्टर्स है वो लिसनर है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। तो सी रिफ्यूज्ड यानी कि वह मना करती रिपोर्टर से बात करने से, सीधा बात करना नहीं चाहती थी। लेकिन रिपोर्टर्स अगर कुछ सवाल पूछ रहा है, पूछना चाहता है, तो कोई सीरियस मैटर होगा, इंपॉर्टेंट मैटर होगा और वो फॉर्मल भी होगा। तो हम यहाँ पे इन चारों ऑप्शन में स्पीक को बेस्ट एप्ट ऑप्शन मान रहे हैं। यहां देखिए, प्राइम मिनिस्टर इस एजुकेशन पॉलिसी पे बोलेंगे। तो प्राइम मिनिस्टर एक बहुत ही रिप्यूटेड आपके लिए डेजिग्नेशन है यहां। तो जब भी वो बात करेंगे एजुकेशन पॉलिसी पे तो फॉर्मल होगा, इंपॉर्टेंट होगा, सीरियस होगा। तो यहाँ पे हम फिर से स्पीक का प्रयोग करने जा रहे हैं। लेकिन अगर हम यहाँ पे फिर से देखिए कि मैं यहाँ आप चाहता हूं कि कुछ इंपॉर्टेंट इश्यू पे आपसे बात करूं। यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे टू लगा है क्योंकि यहाँ पे यू लिसनर है। यहाँ पे हमने ऑन लगाया है क्योंकि यहाँ पे विषय वस्तु के संबंधित अबाउट के सेंस में, इन द मैटर ऑफ के सेंस में हमने यहाँ पे बात किया है। तो किस तरह का संबंध दो शब्दों में दिखाते हैं उसके ऊपर प्रीपोजिशन का यूज होता है, इसलिए फिक्स्ड नहीं होता है, समझना पड़ता है संबंधों को। लेकिन लिसनर हो, हम स्पेसिफिक होकर कह रहे हैं लिसनर हो, तब हमें टू लगाना है। ठीक है, तो ये भी ऑफिशियल होना चाहिए, मतलब फॉर्मल होना चाहिए, कैजुअल नहीं। और साथ ही साथ प्रीपोजिशन टू या विद में से कोई एक जरूर लगाएंगे, मैटर को सीरियस इंपॉर्टेंट होना चाहिए। अगला देखिए, यहाँ पे है टॉक।
टॉक के साथ भी प्रीपोजिशन तो वैसा ही है, टू या विद में से कोई एक लगाएंगे। विद कब लगाएंगे? जब आप बहुत ही फॉर्मल हैं, बहुत ही औपचारिक रूप से आप बात करना चाह रहे हैं तो प्रीपोजिशन विद, नहीं तो जनरली टू लगाते हैं। लेकिन टॉक जो होता है इसका मतलब यहां से क्लियर हो रहा है बातचीत करना, गपशप करना, विमर्श करना, यानी एक म्यूचुअल कॉन्वर्सेशंस के लिए यूज हम करते हैं। और खास करके स्पीक को हम ये टॉक जो है हमेशा फेमिलियर, जान पहचान के लोग होते हैं, एक्वाइंटेड लोग होते हैं, उनके साथ इनका प्रयोग हम करते हैं। तो यहां पे आप देखिए द स्टूडेंट्स क्लास में एक दूसरे से बात करते हैं। तो स्टूडेंट क्लास में एक दूसरे से बात करते हैं, जो क्लासमेट होंगे फ्रेंडली वे में बात करता है, कैजुअल वे में बात करता है, ये फॉर्मल नहीं है तो हम यहाँ टॉक का प्रयोग करेंगे। और लिसनर जो वन अनदर है उसके पहले टू भी लगा है। तो समझ रहे हैं ना, स्पीक जहां पे फॉर्मल है, टॉक वहां पे इनफॉर्मल है। इसी तरह से मैं आपसे कुछ पर्सनल बातें करना चाहता हूं, तो पर्सनल बातें बताना चाहता हूं, बोलना चाहता हूं, तो पर्सनल मैटर हम उसी से करेंगे जो हमारा क्लोज है, फेमिलियर है, एक्वांटेड है, एक दूसरे से अवेयर है। तो हम यहाँ पे टॉक का प्रयोग करेंगे। और टॉक के बाद यहाँ पे हमने टू देखा लगा हुआ है, तो हमें ग्रामेटिकल क्लू जो है उसको भी ध्यान में रखना है कि टू स्पीक के साथ भी लग सकता है, टॉक के साथ भी लग सकता है, लेकिन यहाँ कैजुअल है कि फॉर्मल है। तो यहाँ कैजुअल था, यहां भी कैजुअल था, तो हमने यहाँ पे टॉक का प्रयोग करना है दोनों में। अब है टेल और से। तो टेल का मतलब भी बताना होता है, से मतलब कहना है, लेकिन दोनों में फर्क क्या है? टेल जो बताता है वो हमेशा बात जो करता है कि किसको आप बात कर रहे हैं, किसको आप इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, वहां पे रिसिपिएंट का होना बहुत जरूरी है। यानी इसका फोकस ही रिसिपिएंट पे होता है टेल का। यानी आप किसी को इन्फॉर्म कर रहे हैं, कोई निर्देश जारी कर रहे हैं, कोई सूचना दे रहे हैं, या कोई कहानी बता रहे हैं, तब आप टेल का प्रयोग करेंगे। तो इन सिनोनिम से भी चीजें क्लियर होगी। अब यहां पे है कि यहां इसका फोकस क्या आप बात कह रहे हैं उस पे नहीं है, बल्कि इस बात पे है कि किसको आप कह रहे हैं। यानी कि इसके बाद रिसिपिएंट का होना जरूरी है, और जो रिसिपिएंट होता है उसके पहले प्रीपोजिशन का प्रयोग नहीं होता है। लेकिन सेड के बाद अगर रिसिपिएंट आता है तब आपको प्रीपोजिशन टू का प्रयोग करना आवश्यक हो जाता है। तो ग्रामेटिकल क्लू का भी ध्यान रखेंगे, रैपिड फिलर, फिल इन द ब्लैंक्स में। अब दूसरी बात यहां पे है किसको आप इंफॉर्मेशन किसे दिया जा रहा है, इस बात पे फोकस है। ये कोई मैसेज या इंस्ट्रक्शन भी दे सकता है, जैसे आई टोल्ड हिम टू गो, टोल्ड हिम टू स्लीप, टोल्ड हिम टू सिंग, डांस, इस तरीके से इंस्ट्रक्शन देते हैं। लेकिन याद रखिए इसके तुरंत बाद मैंने बताया कि लिसनर का होना जरूरी है, और वो भी बिना प्रीपोजिशन के। लेकिन कुछ ऐसे भी आपके फिक्स्ड एक्सप्रेशन है जहां पे ग्रामेटिकल न्यूएंसेस को नजरअंदाज करने की जरूरत पड़ेगी। वहां पे ग्रामर का कुछ आपको हिसाब किताब नहीं देखना है। जैसे टेल अ लाई, तो लाई यहाँ ऑब्जेक्ट है डायरेक्ट, यहाँ पे इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो है आपका टू नहीं लिखा, पर्सन नहीं आया, लिसनर नहीं आया। जैसे टेल अ जोक, टेल अ स्टोरी, टेल अ सीक्रेट। तो अब इस तरीके से सवालों को देखिए, जैसे प्लीज, अब इसमें क्या हम लगाएंगे, से लगाते और आगे लिसनर है तो टू होना चाहिए। स्पीक होता तो भी टू होता, टॉक होता तब भी टू होता, टू है नहीं तो स्पीक, यहां पे हम क्या लगाएंगे, टेल लगाएंगे। प्लीज टेल हिम, तो टेल हुआ और लिसनर, टेल लिसनर पे ही फोकस करता है और उसके पहले प्रीपोजिशन का प्रयोग नहीं होता है। यहां पे इंस्ट्रक्शन के बारे में है, नोटिफाई करने के बारे में है। यहां है वह अच्छा फील नहीं कर रही थी ऐसा वह आपको बताएगी। तो यहां पे भी देखिए लिसनर है, लिसनर के पहले टू नहीं लिखा हुआ है, तो हम यहाँ टेल ही हमारे पास ऑप्शन है, क्योंकि से के बाद लिसनर हो, स्पीक के बाद लिसनर हो, टॉक के बाद हो, तो हम टू का प्रयोग करते हैं। आई वॉन्ट टू, अब स्टोरी हमको कहना है, तो स्टोरी के केस में जैसे स्पीक हम लैंग्वेज के केस में बोल रहे थे, वैसे स्टोरी के केस में टेल का ही प्रयोग करना है। ये फिक्स प्रीपोजिशन है, टेल अलाई, ये फिक्स स्टैंडर्ड एक्सप्रेशन है, तो इसमें कोई दिमाग नहीं लगाना है, टेल ही लगता है। यहां देखिए से का मतलब कहना होता है, लेकिन यहां पे होता है डिक्लेयर करना, रिमार्क करना, कोई टिप्पणी देना। जब कोई एग्जैक्ट वर्ड अगर आप कुछ बोलना चाह रहे हैं, यहां पे इसका जो मेन फोकस होता है ना, कि कोई क्या कह रहा है, क्या स्टेटमेंट दिया है, क्या वर्ड्स उसने बोला है, तो उसके एग्जैक्ट वर्ड्स को या कोई कोटेशन को हम ज्यों कहते हैं बोलना चाहते हैं, तब हम से को यूज करते हैं, कोई टिप्पणी जो देना चाहते हैं। यानी यहां फोकस हमारा सब्जेक्ट मैटर पे है कि क्या बोला गया, और टेल इस बात पे फोकस करता है कि किसको बोला गया। अब वहां पे टू नहीं लग रहा था टेल में, यहां पे टू लगाएंगे, इस बात का ध्यान रखिएगा। अब इस पे हम जरा सवाल देखिए, सी विल। अब यहां पे है
कोटेशन जो दिया हुआ है, जो स्टेटमेंट है वो एज इट इज है, एक्चुअल वर्ड से, तो हम यहाँ से का प्रयोग करेंगे। और ये से जो है एक्चुअल वर्ड्स पे फोकस करता है, लिसनर का होना जरूरी यहाँ नहीं है। बाकी हम यहाँ पे नहीं लगा सकते, क्योंकि टेल लगाएंगे तो लिसनर्स का होना जरूरी होता है। जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी है एक्चुअल वर्ड से कि उसने विश किया तो उसने हेलो बोला, गुड बाय बोला, बाय बोला, गुड नाइट बोला, गुड मॉर्निंग बोला, हाय बोला, क्या बोला, तो उसका एक्चुअल वर्ड है। यहाँ पे भी हम से लगाएंगे, ये देखिए एक्चुअल वर्ड है। और जब हमने यहाँ पे लिसनर को रखा है तो टू जरूर लगाया है। अगर ये टोल्ड होता तो ये गलत हो जाता, क्योंकि एक्चुअल वर्ड बताया जा रहा है तो नहीं होगा, और टू है इसलिए भी नहीं होता। यहां हम कह रहे हैं कि आपने क्या कहा था, उसे क्या कहा था, मैटर क्या था, तो यहां पे भी से का प्रयोग हम करेंगे। प्लीज डोंट टेल एनीथिंग या से एनीथिंग, तो यहाँ पे प्लीज डोंट से एनीथिंग, यहाँ सब्जेक्ट मैटर है, यहाँ पे से का प्रयोग करेंगे। टेल तो लिसनर पे फोकस करता है, यहाँ पे मैटर है। यहाँ पे अब दूसरा आता है हियर और लिसन, दोनों का मतलब सुनना होता है, लेकिन दोनों में अंतर क्या है दोस्तों। हियर हम तब बोलते हैं जब कोई आवाज के लिए, सुनने के लिए हमने कोई एफर्ट नहीं किया है। जैसे बाहर में बारिश हो रही है, कानों में झमाझम बारिश की आवाज आ रही है, कोई अचानक आवाज हुआ, पटाखा फूटा और आवाज आपके कान तक पहुंचा, लेकिन आप दूसरे काम में बिजी थे, आपका वहां पे मेंटल इन्वॉल्वमेंट कहीं और था, वहां नहीं था, तो ये मेंटल प्रोसेस नहीं है, ये एक्टिव प्रोसेस नहीं है, ये पैसिव प्रोसेस है। आप पैसिव हैं और आवाज आपके पास पहुंचा, इसके लिए आपने कोई एफर्ट्स नहीं किया। दूसरी बात है कि हियर जो होता है उसके साथ आप प्रीपोजिशन टू नहीं लगाते हैं लिसनर के पहले, लेकिन जब आप लिसन बोलते हैं तो लिसनर के पहले आपको टू लगाना पड़ता है, या कोई ऑब्जेक्ट भी हो तब भी हमें टू लगाना पड़ता है। और लिसन जो है वो हमारा मेंटल इन्वॉल्वमेंट खोजता है, यानी पे अटेंशन, वहां ध्यान दे। यहां पे है परसीव करते हैं, जैसे हियर हम जो परसीव करते हैं वो कान से करते हैं। कान क्या है हमारा, जैसे आंख, नाक, कान को हम सेंस ऑर्गन बोलते हैं, तो हम कान से परसीव करते हैं, ये फिजिकल एक्शन है। और जब लिसन यूज करते हैं ना तो मेंटली आप इन्वॉल्व होते हैं, पे अटेंशन, अटेंटिव होना पड़ता है आपको, समझ गए। और ये पैसिव प्रोसेस है। तो परसीव करना ये अपने आप होता है, नेचुरल एक्शन है, एक्सीडेंटल एक्शन कोई हो रहा है और आपके कान तक पहुंचा, इसके लिए आपने एफर्ट नहीं किया था। पैसिव प्रोसेस है, फिजिकल सेंस है, इसमें कोई प्रीपोजिशन का प्रयोग नहीं करेंगे। लेकिन जब लिसन का प्रयोग कर रहे हैं तो एक्टिव प्रोसेस है, इसके लिए इसका मतलब है कि ध्यान देना, यानी मेंटली आप इन्वॉल्व है वहां पे, और इसके साथ टू का लगाना जरूरी है, चाहे संबंध हो या समथिंग हो, यानी डायरेक्ट हो या इनडायरेक्ट हो, टू लगाना पड़ेगा। जैसे अगर हम कह रहे हैं डिड यू, आपने सुना जो मैंने कहा, यानी कि जो मैंने कहा क्या आपके तक पहुंचा नेचुरली, तो यहां पे हम हियर का प्रयोग करेंगे। टू हम यहां आगे दिया हुआ भी नहीं है, ग्रामेटिकल क्लू नहीं है टू, तो हम लिसन लगा भी नहीं सकते। जैसे यहां लिखा है सी वांट्स टू, वह हर सुबह में म्यूजिक सुनना चाहती है, तो म्यूजिक सुनना चाहती है यानी कि मेंटल इन्वॉल्व करती है, मेंटली वहां पे ध्यान से सुनती है, उसके लिए एफर्ट्स करती है, डेक या माइक साउंड सिस्टम लगाती होगी, तो वहां पे फिजिकल एक्शन नहीं है, वहां पे नेचुरल प्रोसेस नहीं है, वहां मेंटल प्रोसेस है, और इसके लिए एफर्ट्स किया जा रहा है। और यहाँ पे टू का भी प्रयोग है, हमने बोला डायरेक्ट हो या इनडायरेक्ट हो, टू लगाना पड़ेगा यहाँ पे। तो यहाँ पे लिसन टू म्यूजिक इन द मॉर्निंग, ये सब सही है। जैसे अगर हम कह रहे हैं कि मैं दरवाजे पर किसी का आवाज सुनता हूं या सुना या सुन रहा हूं अभी, तो उस सेंस में है कि आप कुछ दूसरे काम में इन्वॉल्व हैं और कोई दरवाजा खटखटाया और वो आवाज पहुंचा, उसके लिए आप मेंटली इन्वॉल्व नहीं थे, ये नेचुरली वो जो एक्सीडेंटल एक्शन हुआ और वो आप तक पहुंचा। यहां पे हम लगाएंगे आई हर्ड। इसी तरह से यहां पे लिखा हुआ है कि ध्यान से क्लास में टीचर को सुनो, तो ध्यान लगा के सुनो यानी पे अटेंशन, तो यहाँ पे लिसन लगाएंगे और यहाँ ग्रामेटिकल क्लू भी मिल रहा है टू। तो जब भी हम रैपिड फिलर, फिल इन द ब्लैंक्स, क्लोज टेस्ट बनाएंगे तो आपको इन्हीं तरह के शब्दों से इनकाउंटर होना पड़ेगा, और वहां पे हर वर्ड का एक स्पेशल यूज है, दिमाग में रखिए। अगला है आंसर और रिप्लाई। तो दोस्तों आंसर का मतलब भी जवाब देना, रिप्लाई का मतलब भी जवाब देना, लेकिन दोनों में अंतर है। जब आपको कोई चीज क्यूरियोसिटी के साथ कुछ चीज जानकारी चाहिए, ज्ञान चाहिए, तो आप कुछ क्वेश्चन पूछते हैं, तो वहां पे आंसर मिलता है। जैसे एग्जाम हॉल में आप बहुत सारे प्रश्नों को देखते हैं और उसका जवाब देते हैं, वो आंसर है। टेलीफोन आया, कोई आपसे बात करना चाह रहा है, आपने उसको रिस्पॉन्ड किया यानी आंसर किया, वहां हम आंसर कर रहे हैं।
तो क्वेरी का जवाब है। और रिप्लाई जो होता है, जैसे कोई फॉर्मल लेटर कोई लिखा, आप उसका जवाब दे रहे हैं, कोई ईमेल भेजा उसका जवाब दे रहे हैं, कोई अपोलॉजी लेटर भेजा उसका जवाब दे रहे हैं, वहां पे कुछ वैसे ज्ञान संबंधित बात नहीं है, वहां पे मैसेज डिलीवर हो रहा है, सिर्फ आपको इंफॉर्मेशन दिया जा रहा है, उसके लिए होता है हमारा आंसर। दोनों का मतलब होता है रिस्पॉन्ड करना फॉर्मली, लेकिन दोनों में अंतर है। देखिए यहां पे है कि रिस्पॉन्स करते हैं आप कोई क्वेश्चन का, फोन कॉल का, कोई प्रॉब्लम का आंसर हो सकता है, या समाधान सॉल्यूशन हो तो सॉल्यूशन को वहां पे यूज करेंगे। आंसर नाउन भी है। ये इंफॉर्मेशन जो होता है, आंसर जब आप करते हैं तो इंफॉर्मेशन जो होता है वो क्वेश्चंस का होता है, फोन का होता है, एग्जाम के प्रश्न पत्रों में होता है। और इसके लिए ऑब्जेक्ट आपको देना है। ऑब्जेक्ट चाहे रहे डायरेक्ट या इनडायरेक्ट, आंसर के साथ आपको प्रीपोजिशन नहीं लगाना है, जबकि रिप्लाई यूज करेंगे तो आपको टू लगाना पड़ता है। तो इन दोनों में ये अंतर है। यही चीज यहां पे बताया जा रहा है कि इसका मतलब ये होता है रिस्पॉन्ड करना फॉर्मली, लेकिन यहां पे हमारा जो फोकस होता है ना, वो होता है किसी पर्सन का। किसी पर्सन को आप जवाब देते हैं, लेटर का जवाब देते हैं, मैसेज या ईमेल का जवाब देते हैं, और वो जानकारी के लिए वो जो चीजें होती है नहीं होती है, ये मैसेज होता है, इंफॉर्मेशन होता है। ये आपके सवाल जैसे हिस्ट्री के क्वेश्चन है, ज्योग्राफी के क्वेश्चन है, तो ये एक प्रश्न है जिसमें आपकी जिज्ञासा शांत होती है क्लोज एंडेड आंसर को सुन के, और वहां पे एक सब्जेक्टिव प्रोसेस चलता है, और यहां पे ऑब्जेक्टिव होके आपको अपनी बात कहनी पड़ती है। रिप्लाई के साथ टू का प्रयोग करना जरूरी है। मैसेज का, ईमेल का, लेटर का आप रिप्लाई करते हैं। अब जरा देखिए, ईमेल का जवाब देना है और टू भी लगा हुआ है तो क्या हो जाएगा, रिप्लाई। जैसे यहां पे देखिए अगला है, ही डिड नॉट मैसेज आई सेंट यस्टरडे, जो हमने कल मैसेज भेजा था उसका उसने जवाब नहीं दिया। ग्रामेटिकल यहाँ पे क्लू भी है, टू लिखा है तो रिप्लाई हो जाएगा। जैसे कैन यू, अब एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन का तो आंसर ही होगा, क्योंकि यहाँ पे प्रश्न पूछा जा रहा है जो मन की क्यूरियोसिटी को शांत करने के लिए, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा। और इसके बाद कोई प्रीपोजिशन का भी प्रयोग नहीं होता है आंसर के बाद। जैसे ही डिड नॉट, फोन का आप आंसर करते हैं तो यहाँ पे आंसर के बाद प्रीपोजिशन भी नहीं है। दोनों बातों का आपको ध्यान रखना है। यदि आप पढ़े लिखे हो तो तलवार रख के बात करो, क्योंकि जवान वाले जवां को जवां से काटते हैं। जो पढ़ा लिखा समझदार व्यक्ति है, उसकी ताकत, उसका ज्ञान, उसकी वाणी है। वो कभी भी अपनी पढ़ाई को रट के नहीं करता, बल्कि लॉजिक और कॉन्सेप्ट से करता है, क्योंकि उसे पता है कि जब हम तर्क से पढ़ेंगे तभी हमारे जीवन में फर्क आएगा। और कॉन्सेप्ट से जब हम पढ़ते हैं तो हमारा फाउंडेशन को ये मजबूती देता है और ज्ञान का रस का आप भरपूर आनंद उठाते हैं। साथियों, अगर आप वनडे एस्पिरेंट हैं, चाहे आप एसएससी के तमाम एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, या बैंक के तमाम एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, या डिफेंस के तमाम एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, या अदर स्टेट या सेंट्रल यूपीएससी वगैरह एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आपको हमेशा ना टॉप पे देखना चाहिए। जैसे अगर एसएससी के तमाम एग्जाम है ना, तो आप कोशिश करिए कि सीजीएल की तैयारी करें, तो बाकी जो नीचे के पोस्ट होते हैं ना, उसकी तैयारी अपने आप हो जाएगी। जैसे बैंक के तमाम एग्जाम है, आईबीपीएस है तो एसबीआई है, तो नाबार्ड है, तो सीबी है, तो आरआरबी है, या फिर एलआईसी है, तो आप एसबीआई बैंक पीओ की अगर तैयारी करते हैं तो बाकी बैंक की तैयारी का लेवल जो है बहुत कम हो जाता है। तो आप हमेशा टॉप पे देखेंगे। अगर जब आप टॉप पे देखेंगे ना, तो यहां का टारगेट रखें, तो यहां के लिए आपको विशेष एफर्ट्स करने की जरूरत नहीं है। तो ये सब कुछ सोचते हुए कि तमाम एग्जाम में आपको वन स्टेप सॉल्यूशन मिले, इसके लिए मैंने एक ऐसा पैकेज डिजाइन किया है जिसमें आपकी सारी जरूरतें पूरी हो जाएगी। चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, रिटेन का, ग्रामर का, वोकैबुलरी का, प्रैक्टिस का, स्पोकन का, रिटेन का, सबका ख्याल रखा गया है, जिसमें लाइव वीडियो से लेके रिकॉर्डेड वीडियो, पीडीएफ से लेके बुक्स, सब कुछ दिया जाता है। ये 8 कोर्सेज और 8 बुक्स का ये पैकेज है, जिसमें ग्रामर का सेपरेट पैकेज मिल रहा है, वोकैबुलरी का सेपरेट, रिटन का सेपरेट, ट्रांसलेशन का सेपरेट, प्रैक्टिस का सेपरेट। इस तरीके से इन सब के लिए पीडीएफ भी क्लास में मिलता है, रिकॉर्डेड वीडियो भी है, और लाइव क्लास भी देते हैं, ताकि आपका कोई भी डाउट ना रहे, पूरा क्लैरिटी, लॉजिक और कॉन्सेप्ट के साथ उसको आप समझ पाए। और इसके साथ साथ 8 बुक्स, जो हर कोर्सेज के लिए बुक्स है, जो आपके हर एक जरूरतों को पूरा करेगा, और 2 साल वैलिडिटी के साथ ये दे रहे हैं।
आप श्याम शर्मा लर्निंग ऐप डाउनलोड करिए प्ले स्टोर से या मेरे वेबसाइट पे जाके आप वहां भी लॉग इन कर सकते हैं और कंप्यूटर, लैपटॉप, मोबाइल हर जगह आप देख सकते हैं। और किसी भी तरह का जानकारी के लिए 9599614791 पे व्हाट्सएप या कॉल करके पूरी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। और किसी भी तरह का डाउट आपके मन में ग्रामर, वोकैब, रिटेन से संबंधित है तो आप कमेंट बॉक्स में उन क्वेश्चंस को रखिए ताकि मैं उन पे भी वीडियो बनाऊं और आपके चीजों का टू द पॉइंट जवाब दे सकूं। हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। जय हिंद, जय भारत।